और नोट में याद रखना है इफ अ पर्सन हैज बीन प्रेशर प्रॉब्लम, यानी ब्लड प्रेशर जब प्रॉब्लम रहेगा जिस पेशेंट को, उसको इसको अवॉइड कर देना है, ये चीज आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, देन दिस नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन, नहीं आपको देना। क्यों नहीं देना है, तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, जब सोडियम क्लोराइड्स बॉडी में जाएगा तो हार्ट रेट को और बढ़ाएगा, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट का जो आउटपुट होगा वह भी बढ़ जाएगा, यानी कि जितना ब्लड का आउटपुट था वह बढ़ गया, जब वह बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस टाइम में क्या होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स का लॉस होता है। अगर आप LHCS देखेंगे या नॉर्मल डिलीवरी देखेंगे तो उस टाइम में देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। जब LHCS होता है उस टाइम में भी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस होता है, तो उस टाइम में हमको रिक्वायरमेंट्स होता है किसका, तो फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट होता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हम लोग क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स देते हैं ना, वो विदिन द 30 मिनट्स टू 1 आवर्स तक इस क्या होता है बॉडी में ये रह पाता है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रीट आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट हो जाता है तो उस टाइम में हम लोग को डेक्सट्रोज देना पड़ता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि जो बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाएगा, उस टाइम में हो सकता है इंसुलिन शॉक आ सकता है पेशेंट को। नोट देखना है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन DNS क्या होता है, शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, ये आपको याद रखना है कि डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देना है। ड्यूरेटिक्स ग्रुप्स का जो भी ड्रग्स होता है वो क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है। यानी कोई भी अगर आई बोटल्स को यूज कर रहे हैं, NS हो, RL हो, कोई भी IV बोटल्स हो, 24 आवर्स से पहले उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है IV फ्लूइड्स। IV फ्लूइड्स में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के बारे में, यानी कि IV फ्लूइड्स कितने टाइप्स का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। मेनली कितने टाइप्स का, तो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स में फर्स्ट आपको होगा क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स, एक होता है कोलाइज्ड फ्लूइड्स। क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स में क्या होता है, तो आपको RL देखने को मिलता होगा, नॉर्मल सलाइन NS देखने को मिलता होगा, डेक्सट्रोज देखने को मिलता होगा, डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन यानी DNS देखने को मिलता होगा, उसका मेनिटॉल देखने को मिलता होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइड्स में ये सब आता है। उसके बाद कोलाइड्स में क्या होता है कि कोलाइड्स 2 तरह का होता है। कोलाइड्स में आपको देखने को मिलेगा एक तो नेचुरल, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल क्या होता है, नेचुरल हम लोग ब्लड से निकालते हैं, और सिंथेटिक्स क्या होता है, बनाया जाता है, तो वह उसमें होता है। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स के ऊपर। क्रिस्टलाइज्ड में क्या होता है, तो इसमें 3 तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक होता है उसको बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी में क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है। तो ये आप लोग जान रहे होंगे, अगर नहीं जान रहे तो लॉन्ग वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हो। उसका लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आइसोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। अभी आपको क्या बतलाया है कि आइसोटोनिक्स होता है, आइसोटोनिक होता है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं कि टोनिसिटी क्या होता है, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, यानी हाइपरटोनिक होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइसोटोनिक मतलब कि जो हमारा टोनिसिटी क्या होगा, इक्वल होगा। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। हाइपो मतलब क्या होता है, जिस चीज का बात हो रहा है उससे कम होगा। हाइपर मतलब क्या होगा, उससे ज्यादा होगा। तो हम बात किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारा बॉडी प्लाज्मा में, यानी हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा में अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स जितना होगा उसी के बराबर होगा। मान के चलिए ये ब्लड है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स जितना होता है उसके बराबर अगर रहेगा इसका इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें क्या क्या हो रहा है, तो आइसोटोनिक्स में इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। पहले आइसोटोनिक्स, हाइपरटोनिक्स, हाइपोटोनिक्स पहले समझ लीजिए। तो आइसोटोनिक्स में क्या होगा कि जितना इसका इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, आप लोग सुनते होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स है, जिस तरह से सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो उसमें बॉडी में जितना है ब्लड प्लाज्मा में उतना ही हम लोग क्या करेंगे, बोतल के थ्रू देंगे, यानी कि नॉर्मल सलाइन अगर देंगे तो उसके बराबर अगर इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा तो इसको बोलेंगे आइसोटोनिक बोलेंगे।
हाइपोटोनिक मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड में जितना इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे अगर कम इलेक्ट्रोलाइट्स जाएगा फ्लूइड्स के द्वारा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाइपोटोनिक्स बोलेंगे। उसी में अगर क्या होगा, हमारा जितना ब्लड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स है उससे अगर ज्यादा हम लोग देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चढ़ाएंगे बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिसिटी। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया, इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो ये अब तक आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे अब समझाते हैं आपको आइसोटोनिक। ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा कि हाँ ये हमको समझ में आ गया होगा, आ गया है, यानी हमको समझ में आ गया है। तो चलिए अब आगे हम आपको समझाते हैं आइसोटोनिक्स के ऊपर। आइसोटोनिक्स में आपको देखना है एनएस, यानी सबसे पहले हम किसको देखेंगे, तो एनएस को देखेंगे, जिसको नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। तो नॉर्मल सलाइन में आप एक चीज हमेशा याद रखिए, आइसोटोनिक्स को अभी हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बराबर भी इसका में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नॉन हैज 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन 100 ml, यानी कि 100 ml में 0.9% रहेगा क्या, तो यहां पर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। नमक का फॉर्मूला क्या है, तो NaCl, तो इसका भी फॉर्मूला NaCl। तो चलिए ये अब समझना है, इसका परसेंटेज को समझना है। कोई भी चीज को अगर परसेंटेज को हम लोग निकालते हैं तो कितना पर निकालते हैं, तो 100 पर निकालते हैं। तो 100 पर अगर इसको निकालेंगे हम लोग परसेंटेज, तो क्या होगा, तो 9 है, 0. यहाँ पर 9 है परसेंटेज में, बट्टा में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। तो ये एक कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना होगा, तो 0.9 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 100 ml में कितना होगा, तो 0.9 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो सोडियम क्लोराइड होगा। अगर उसी में हम लोग देखते हैं, अगर 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर रहेगा, तो 1 लीटर में कितना, तो 1000 ml। अगर 1000 ml रहेगा, अगर 100 ml के बराबर हमारा कितना आया है, तो 0.9 ग्राम आया है। तो इसी को हम लोग 1000 ml में करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसमें 10 में इतना हुआ 1000, इसका 10 गुना है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, यानी कि 0.9 है, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 0 इसमें आ जाएगा, यानी कि 9 ग्राम हो जाएगा। नहीं 1 लीटर अगर रहेगा तो 1 लीटर में कितना होगा, तो 9 ग्राम होगा। कैलकुलेशन भी आपको समझा दीजिए तो आपको क्या होगा, आसानी होगा समझने में। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। परसेंटेज भी समझ लिए, तो चलिए आगे अब हम लोग इसका यूजेज को समझते हैं। चलिए यूज को अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। यूज को क्या बोल रहा है, फ्लूइड रिसक्सिनेशन, यानी कि क्या करना है हमको, फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है, यानी कि क्या करना है, रिसक्सिटेशन करना है। अगर फ्लूइड लॉस हो जाएगा बॉडी में तो हमको तो फास्टली क्विकली क्या करना पड़ता है, बॉडी में फ्लूइड्स मेंटेन करना पड़ता है इन केस हाइपोवोलेमिया। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन केस हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया मतलब, हाइपो मतलब क्या होता है, तो हाइपो मतलब कम, अब वोलेमिया मतलब तो वॉल्यूम। वोलेमिया मतलब क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, तो फ्लूइड्स का। फ्लूइड्स का मतलब बॉडी में जितना फ्लूइड्स है उसमें फ्लूइड्स में क्या हो सकता है, तो ब्लड भी एक क्या है, फ्लूइड्स है। हम लोग इंजेक्ट कहाँ से करते हैं, तो इसी से करते हैं। बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड्स होता है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान के चलिए बॉडी में कितना मेरा 4 से 5 लीटर था वॉल्यूम, अब वो कम होकर के कितना आ गया, 1 लीटर। मान के चलिए क्या हुआ, फ्लूइड लॉस हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, इंजरी हुआ होगा तो ब्लड के थ्रू लॉस हुआ होगा बॉडी से फ्लूइड्स, चाहे वॉमिटिंग हुआ होगा तो उसमें भी बॉडी से फ्लूइड्स लॉस हुआ, या डायरिया हुआ होगा तो उसमें भी फ्लूइड्स लॉस होता है। तो इसी को हम लोग हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 5 से 1 कम हो गया तो 4 लीटर हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपो मतलब कम हो गया। डिहाइड्रेशन और शॉक, अब देखिए डिहाइड्रेट हो जाएगा, जब इस तरह से होगा तो क्या होगा, बॉडी में डिहाइड्रेट बॉडी हो जाएगा। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है, बॉडी में पानी कम हो जाएगा, यानी कि वाटर कम हो जाएगा। एंड शॉक, शॉक समझ रहे हैं, जब वाटर कम होगा तो शॉक उसी से रिलेटेड आता है। तो चलिए शॉक को भी आपको समझ लेना कि शॉक किस तरह से आता है। मान के चलिए ये क्या है, हार्ट का चेंबर है, चारों चेंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चारों चेंबर है। हमारे पास ब्लड इंफीरियर वेने कावा से आया, सुपेरियर वेने कावा से आया राइट आर्ट्रियम के पास, लेकिन यहाँ पर जितना हमको ब्लड चाहिए था उतना नहीं मिल पाया,
उसके बाद नीचे की तरफ क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के पास आया, वेंट्रिकल्स से फिर कहाँ गया, पल्मोनरी, यहाँ पर आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर वो आता है, ये सर्कुलेशन वाले सिस्टम में है। उसके बाद आकर के यहाँ से पंप जो करेगा, जब हम लोग फिर यहाँ पर कहाँ पे आता है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पे आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, यहाँ से आयोटा के द्वारा पूरा बॉडी पंप किया जाता है, ब्लड्स को पंप करता है। अब मान के चलिए यहाँ तक ब्लड, इसको इनफ जितना ब्लड चाहिए पंप करने के लिए, वह ब्लड ही नहीं इसके पास आ रहा है, तो हार्ट क्या करेगा, पंप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बोलिएगा कि हार्ट क्या करेगा, तो यहाँ पर हार्ट पंप प्रॉपर पंप नहीं कर पाएगा, उस टाइम में आता है शॉक। तो ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि शॉक किस तरह से आता है। तो चलिए अब इसका और आगे हम लोग समझते हैं कि यूज बिफोर और आफ्टर द इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, यानी ब्लड प्रोडक्ट जब हम लोग इन्फ्यूजन करते हैं तो उससे पहले उसके बाद कर सकते हैं। इंट्रावेनस मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरह से एंटीबायोटिक्स वगैरह होता है, एंटीबायोटिक्स सबको करने के लिए। अदर मेडिकेशंस डेट्स रिक्वायर्स डाइल्यूशंस, जिस तरह से आप लोग देखते होंगे कि अगर ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो क्या करते हैं, ट्रामाडोल देते हैं। ट्रामाडोल को क्या करना होता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, तो डायरेक्ट एनएस में डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। डाइल्यूशंस ऑफ बीसीजी वैक्सीन, यानी कि बच्चा सबको क्या कराया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है। जो जन्म होता है, जन्म के यानी अप टू 6 मंथ के अंदर में क्या करते हैं, तो बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसको डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ एक चीज़ और आपको समझना है कि गवर्नमेंट्स क्या बोलता है, 72 आवर्स से पहले वैक्सीनेशन करवाना होता है बीसीजी का। जैसे नवजात शिशु का जन्म हुआ, बर्थ के 22 आवर्स से पहले क्या करना पड़ता है, बीसीजी का वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है, ये बोलता है। लेकिन आपको कई जगह देखने को मिलेगा अप टू 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के अंदर भी आप करा सकते, उसके बाद नहीं होगा, आपको बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा बच्चा को। उसके बाद वुंड वॉशिंग, अगर मान के लिए इंसिजन यहाँ पर दिए, उसके बाद यहाँ पर सुचरिंग किए, सुचरिंग से पहले क्या करते हैं, वुंड को वॉश करते हैं, या इन्फेक्टेड अगर वुंड आता है तो उसको वॉश करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या एनएस का यूज करते हैं। वोमिटिंग हुआ है तो क्या होगा, लॉस हो गया, उसके पास बॉडी फ्लूइड्स लॉस हो गया, उस टाइम में यूज करेंगे। फ्लूइड्स फ्लश में यूज करते हैं, यानी फ्लूइड फ्लश में कब यूज करते हैं, जब आईवी लाइन्स डालते हैं, यानी सेंट्रल लाइन्स डाला जाता है। ये ज़्यादातर किडनी फेल्योर पेशेंट्स में होता है, यानी कि सीकेडी पेशेंट में होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज वाले जो पेशेंट होता है उसमें इस तरह से करते हैं। या अदर हमको बहुत अमाउंट्स में एक्सेसिव क्या चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए, इमीडिएट चाहिए, उस टाइम में हम लोग सेंट्रल लाइन डायरेक्ट डाल देते हैं, उस टाइप में होता है। उसके बाद कैथेटर्स का यूज करते हैं, या ये सब करते हैं, इसमें क्लोटिंग ना हो इसलिए फ्लशिंग का हम लोग यूज करते हैं, यानी फ्लश को, यानी क्लोट फॉर्मेशन नहीं होता, फ्लश देते हैं तो क्या होता है, क्लीन हो जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। आगे हम लोग समझेंगे। ये अभी तक क्या है, आइसोटोनिक ही चल रहा है। आइसोटोनिक्स में कौन, तो एनएस चल रहा है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी इसमें आपको इसमें से किसी को नहीं देना है, इस ये होता है हाइपरनेट्रेमिया, यानी आप क्या करेंगे, हाइपरनेट्रेमिया टाइम में इसको नहीं देंगे, कंजेक्टिव हार्ट फेल्योर में नहीं देंगे। उसके बाद क्या करें, फ्लूइड ओवरलोड होगा उसमें देना नहीं देना है, रेनल इंपेयरमेंट होगा उसमें नहीं देना, हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस होगा नहीं देना है, यानी क्लोरिक क्या होगा, बढ़ जाएगा, उस टाइम में आपको नहीं देना है। सेप्सिस, शॉक में, उसके बाद मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको नहीं देना है। इसका डोजेज को अगर आप देखेंगे तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिजीज, यानी कि पेशेंट्स का कंडीशन एंड डिजीज के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि कितना इसका डोज होने वाला है। तो इसीलिए इसका परफेक्ट कोई डोज नहीं होता है। हम लोग कितना इसका रेंज रखे हैं, तो 2000 से लेकर के 3000 ml इन 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटा में कितना, 2000 से 3000 ml क्या करना है, 24 आवर्स में एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। और नोट में याद रखना है, इफ अ पर्सन हैज बीन प्रेशर प्रॉब्लम, यानी ब्लड प्रेशर जब प्रॉब्लम रहेगा जिस पेशेंट को, उसको इसको अवॉइड कर देना है, ये चीज आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, देन दिस नॉर्मल सलाइन शुड नॉट बी गिवन, नहीं आपको देना। क्यों नहीं देना है, तो उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है, जब सोडियम क्लोराइड्स बॉडी में जाएगा तो हार्ट रेट को और बढ़ाएगा, जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो हार्ट का जो आउटपुट होगा वह भी बढ़ जाएगा, यानी कि जितना ब्लड का आउटपुट था वह बढ़ गया, जब वह बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये याद रखना है कि सोडियम चैनल होता है, वो अलग टॉपिक है, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे कि फार्मा वाले टॉपिक्स में उस पर बात कर रहे हैं कि हार्ट में क्या होता है, एक
सोडियम चैनल होता है, उसी के कारण ये इस तरह इफेक्ट देखने को मिलता है। ये फर्मा का टॉपिक है, अगर फर्मा भी आप देखना चाहते हैं तो क्लिनिकल फर्मा का पूरा सीरीज चला रखे हैं, जितना उस क्लिनिकल फर्मा में जितना भी टॉपिक्स होता है उन सारा टॉपिक्स को हम कवर करें, तो उन्हें भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइसोटोनिक्स में और कौन होता है, तो आरएल होता है। अभी क्या देखें, तो नॉर्मल सलाइन देखें जो 0.9% वाले था, तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक बोलेंगे। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स आपसे पूछ लेगा। तो आइसोटोनिक्स जब फ्लूइड्स पूछेगा तो उस टाइम में आपको याद रखना है क्या होगा, तो नॉर्मल सलाइन एनएस को आपको याद रखना है 0.9%, ये याद रखना है। अगर आप लोग 0.45% एक आता है, वह क्या हो जाता है, तो हाइपोटोनिक्स में चल जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो आपसे पूछा जाएगा, वहां परसेंटेज पूछेगा। आरएल मतलब रिंगर लेक्टेट सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ये भी आइसोटोनिक्स होता है। नॉन एज हार्ट्समन्स सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, हार्ट्समन सॉल्यूशन बोलते हैं। यूज इसका क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स डिफिशिएट सच हैज फ्लूइड लॉस फ्रॉम बर्न, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर होता है फ्लूइड्स, वो इसमें होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी सेल से जो बाहर फ्लूइड्स रहता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया, जो होल ब्लड रहता है उन सबको हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स बोलते हैं। उसका फ्लूइड्स लॉस फ्रॉम बर्न पेशेंट, यानी जब बर्निंग वाला पेशेंट आएगा तो उसका क्या हो सकता है, फ्लूइड्स लॉस हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है, फ्लूइड्स जल जाएगा, बॉडी में कम होता है। ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग हो गया, कोई इंजरी हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ और हुआ है, तो उसके कारण क्या हुआ, ब्लीडिंग हो रहा है, कोई और वजह हो सकता है ब्लीडिंग होने का, तो उसमें भी फ्लूइड्स क्या हो सकता है, तो लॉस हो सकता है। जिस तरह से फीमेल में क्या होता है, पीरियड्स आता है तो उसमें भी ब्लड लॉस होता है, कभी कभी क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग होता है तो वह भी हो सकता है। तो ये आपका कंडीशंस के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। डिहाइड्रेशन फ्रॉम लॉस ऑफ बाइल और डायरिया, यानी कि अगर आप वॉमिटिंग करते हैं या डायरिया होता है तो उसमें भी बॉडी से क्या होता है, तो फ्लूइड लॉस होता है। एक्यूरेट पेनक्रियाइटिस, यानी कि पेनक्रियाइटिस मतलब कि पेनक्रिया जो होता है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया एक्यूट, उस टाइम में भी इसका यूज करते हैं। ऑब्स्टेट्रिक ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, यानी कि जब चाइल्ड का बर्थ देने वाला रहता है, जब प्रेग्नेंट वुमेन रहता है तो उस टाइम में भी इसका यूज हो सकता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस टाइम में क्या होता है, बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स का लॉस होता है। अगर आप LHCS देखेंगे या नॉर्मल डिलीवरी देखेंगे तो उस टाइम में आपको देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। जब LHCS होता है उस टाइम में भी फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस होता है, तो उस टाइम में हमको रिक्वायरमेंट्स होता है किसका, तो फ्लूइड्स का रिक्वायरमेंट होता है। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो हम लोग क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड्स देते हैं ना, वो विदिन द 30 मिनट्स टू 1 आवर्स तक इस क्या होता है, बॉडी में ये रह पाता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस हो जाता है फ्लूइड्स, तो उस टाइम में हम लोग क्या कोलाइड्स फ्लूइड्स को चूज करते हैं। वो क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है। उसके बारे में अगर जानना है तो हमारे चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड है, उन्हें भी जाकर के आप देख सकते हैं। आपके लिए यानी फ्लूइड्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्लूइड्स में जाकर के आप देख सकते हैं कितने तरह का फ्लूइड्स पे हम बात कर रखे हैं, सारा फ्लूइड्स के ऊपर बात कर रखे हैं, हर एक का लेक्चर ले रखे हैं, तो आप जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये होता है, वह क्या करता है, तो 2 से 4 घंटा तक क्या करता है, फ्लूइड्स को बढ़ा करके एक्सपेंड करके रखता है। जो बॉडी का जितना फ्लूइड्स होता है उसको एक्सपेंड करके रखता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसीलिए कोलाइड्स की तरफ भी जाते हैं, जिस तरह से एल्ब्यूमिन हो गया, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जिलेटिन हो गया, जिसको हेमासेल बोलते हैं, वह सब बढ़ा करके रखता है, तो वह भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्या होता है कंपोजिशन, तो सोडियम क्लोराइड्स होता है, पोटेशियम क्लोराइड्स होता है, कैल्शियम क्लोराइड्स होता है, सोडियम लेक्टेट होता है। इसका डाटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपको डाटा इसका देखना है तो इसे आप स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं, इसको भी आप देख सकते हैं इसमें कितना कौन सा यूज हुआ है। तो आई होप ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में आ रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। एंड अगर वीडियो आपको लास्ट में बहुत समझ में आए, अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे आइसोटोनिक्स फ्लूइड्स का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी इसका क्या देखना है हमको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। हाइपरक्लेमिया में नहीं देना है, हार्ट फेल्योर एंड इडिमा में नहीं देना है, हार्ट फेल्योर में नहीं देंगे और इडिमा में नहीं देंगे। इडिमा क्या होता है,
कि एक्यूमुलेट्स ऑफ वाटर, बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट्स वाटर जमा हो जाएगा, उस टाइम में नहीं देना। फ्लूइड्स ओवरलोड हो जाएगा, उस टाइम में नहीं देना है। रेनल्स इंपेयरमेंट होगा, यानी कि किडनी से रिलेटेड अगर कोई इसको डिजीज होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो उस टाइम में अवॉइड कर देना है, यानी कि इसको नहीं देना है। यानी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है कि नहीं देना है। ये भी समझ में आ गया। इसका डोज को भी देख लीजिए। डोज हमेशा एक चीज़ को याद रखिए, डोज जो भी होता है ना फ्लूइड्स का, वो पेशेंट्स के कंडीशंस के अकॉर्डिंग तय किया जाता है। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि डोज ऑफ आरएल इज डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशन एंड डिजीज, यानी उसका डिजीज और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग तय करते हैं कि इसको कितना डोज जाएगा। लेकिन इसका रेंज होता है, हम रेंज आपको बता देते हैं, 500 ml से लेकर के 1000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 500 ml से लेकर के 1000 ml इन 24 आवर्स में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए आइसोटोनिक्स में और आपको एक मिल जाएगा 5% डेक्सट्रोज। आगे आपको समझ में आ जाएगा ये 5% का मतलब क्या होता है, इन वाटर। ये भी आपको किस में आएगा, आइसोटोनिक में आ जाएगा। एंड डी में आपको देखने को मिलेगा 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सलाइन, यानी कि 5% इसमें क्या होगा, डेक्सट्रोज इन 1/4 NS होता है। यानी कि अगर हम लोग पीछे अभी देखे थे ना कि 0.9% था, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, एक 4 से अगर भागा दे देंगे, यानी 4 से अगर भागा देंगे तो ये कितना पर आ जाएगा, तो इतना के बराबर ये आ जाएगा। यानी इसका चौथा भाग, जो नॉर्मल हम लोग सलाइन देखे थे 0.9%, उसका क्या होगा, ये तो चौथा भाग होगा। तो चलिए आगे हम लोग अब इसको समझते हैं, किसको, तो हाइपरटोनिक फ्लूइड्स को देखते हैं, या सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग देखें आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या, तो अब डायरेक्ट बोलिएगा कि सर आइसोटोनिक का मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बराबर अगर रहेगा तो उसको यानी आइसोटोनिक बोलेंगे। यानी वह क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो प्लाज्मा है उससे ज्यादा क्या होगा, जो हम फ्लूइड्स दे रहे हैं वो फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। हाइपोटोनिक फ्लूइड, जितना हमारा ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स है, ब्लड प्लाज्मा में जितना इलेक्ट्रोलाइट्स है, उससे कम हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। तो अब तक ये समझ में आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि ये आपको समझ में आया है कि नहीं। ये लास्ट में आपको ये तय करना है कि आपको शेयर करना है या नहीं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं डीएनएस। यानी डीएनएस को हम लोग समझेंगे। डीएनएस का मतलब, डी का मतलब डेक्सट्रोस, एन का मतलब नॉर्मल, एस का मतलब सलाइन, यानी डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन। जब नॉर्मल सलाइन आया तो नॉर्मल सलाइन का गुण भी तो आएगा। जब एनएस का बात कर रहा है तो एनएस का जो पीछे फीचर रहा है, जो गुण था, अब वो भी यहाँ पर इसके साथ आएगा, बढ़ जाएगा। क्या, तो डेक्सट्रोस बढ़ जाएगा, उसमें भी कितना, 5%। तो अब इसको याद करना, जब 5% डेक्सट्रोस रहेगा तो वह 5 ग्राम्स डेक्सट्रोस इन 100 ml होगा। कभी भी परसेंटेज रहता है तो वो आपको याद रखना है, जब भी कोई भी परसेंटेज होता है तो वो कितना होता है, 100 के बराबर होता है। 100 मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, तो हम 5 से करेंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा, 5 ग्राम होगा। तो इसी कारण ये आता है, आपको पीछे भी बतलाए थे इसका 0.9% NaCl का, तो ये दोनों हो गया। अब मान के चलिए अगर 100 ml डीएनएस रहेगा तो उसमें अगर हम पूछेंगे कि कितना ग्राम इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो आप क्या बताएंगे। एक चीज और याद रखिएगा, डेक्सट्रोस जो होता है, डेक्सट्रोस में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं रहता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग इसको बताते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 100 में तो 0.9 प्लस कितना, तो 5, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5.9 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये याद आपको रखना, ये समझ में आपको आ गया होगा कि ये कितना, किस तरह से कैलकुलेशन होता है। चलिए इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं ये आपको जान लेना है। यूज क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन में करते हैं,
हाइपोटेंशन में करते हैं। जब हाइपोटेंशन में पेशेंट चल जाता है तो उस टाइम में देना पड़ता है। टू ट्रीट्स इंसुलिन शॉक, यानी इंसुलिन शॉक में भी आपको देना पड़ेगा ये डीएनएस। ये क्या होता है कि इंसुलिन जब ग्लाइसेमिया क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया पेशेंट हो जाता है तो उस टाइम में हम लोग को डेक्सट्रोज देना पड़ता है। हाइपोग्लाइसेमिया मतलब कि जो बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा कम हो जाएगा, उस टाइम में हो सकता है इंसुलिन शॉक आ सकता है पेशेंट को। एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी एक्सीडेंटल अगर कोई पेशेंट है तो उस टाइम में भी इसका यूज करेंगे। इसका भी कुछ डाटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए, ये आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे आपको समझाते हैं हाइपरटोनिक्स फ्लूइड्स का जो इसका डोज को समझा देते हैं। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, ये आपको क्लियर है। इसका डोज भी आपको क्लियर होगा। नोट देखना है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस क्या होता है, शुड नॉट बी गिवन डायबिटिक पेशेंट, ये आपको याद रखना है कि डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं देना है। उसके बाद हाइपर में और क्या हो सकता है, तो 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% सलाइंस, यानी कि आपको बताया ना कि जो हमारा 0.9 है उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.45% का आता है एनएस, वह इसमें मिला हुआ रहेगा तो वह भी हाइपरटोनिक्स में आ जाएगा। उसके बाद 5% डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेट में आएगा, आरएल के साथ रहेगा मिला हुआ, तो उस टाइम में भी ये क्या हो सकता है, हाइपरटोनिक्स हो सकता है। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो डेक्सट्रोज को भी समझ लेते हैं। डेक्सट्रोज क्या होगा, 5 अगर लिखा हुआ रहेगा 5 ग्राम, अगर 10 लिखा हुआ रहेगा 10 ग्राम, किस में, 100 ml में, कितना में, 100 ml में। अगर 25 लिखा हुआ है तो 25 ग्राम क्या होगा, डेक्सट्रोज इन 100 ml में। इसका यूज क्या होगा, तो डिहाइड्रेशन में होता है, वीकनेस जब होगा पेशेंट्स को, तब डिजीनेस होगा, तब इसका डोज क्या होता है, तो 2000 ml टू 3000 ml इन 24 आवर्स, यानी कि 2000 ml से लेकर के 3000 ml इन 24 आवर्स में इसका यूज होता है। आपको यहाँ पर 10% दिख जाता होगा, 25% दिख जाता होगा डेक्सट्रोज, यहाँ पर 5% भी आपको दिख रहा होगा। आगे हम समझेंगे, अब आगे समझते हैं मेनिटोल सॉल्यूशन। मेनिटोल क्या होता है, ड्यूरेटिक सॉल्यूशन होता है, इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। ड्यूरेटिक्स का मतलब क्या होता है, ड्यूरेटिक्स ग्रुप्स का जो भी ड्रग्स होता है वह क्या करता है, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, यानी फॉर्मेशन करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, और बीपी को भी ये लो करने का काम करता है, यानी सोडियम को बॉडी से बाहर कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो मेनिटोल का यही काम होता है, तो ये भी आप समझते हैं। और आगे इसका क्या क्या काम होता है उसको चलिए आगे समझते हैं। मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी यूरिन का वॉल्यूम बढ़ा देता है। टाइप्स ऑफ मेनिटोल्स ग्राम पर 100 ml में आएगा 15 ग्राम का आएगा, 20 ग्राम का आएगा, ये समझ में आ गया। इसका कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ये कंपोजिशन को याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका यूज हम लोग देखते, इसका आपको स्ट्रक्चर अगर ये देखना है तो देख सकते हैं। इसका यूज ऑफ मेनिटोल क्या करते हैं, स्वेलिंग जब होता है, बॉडी में स्वेलिंग हो गया तो इसका मतलब फ्लूइड्स बॉडी में अधिक है, तो इसके लिए मेनिटोल को जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम में क्या होगा, एक्सक्रीट आउट कर देगा। ब्रेन प्रेशर, यानी ब्रेन प्रेशर जब है, जब ड्यूरेटिक्स देते हैं, ड्यूरेटिक्स ग्रुप का कोई भी अगर मेडिसिन का यूज करते हैं तो वह क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। आई बॉल प्रेशर्स, यानी आई बॉल इंट्राओक्यूलर प्रेशर्स बढ़ जाता है तो उस टाइम में करते हैं। तो इससे क्या होता है, ऊपर का जितना प्रेशर अगर कोई बढ़ा तो उसमें मेनिटोल का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में जो फ्लूइड्स होता है वह लॉस होता है। लॉस जब होगा तो क्या होता है, प्रेशर्स डिक्रीज हो जाता है। ग्लूकोमा अटैक होता है उसमें करते हैं। उसके बाद लो यूरिन आउटपुट में करते हैं। एंड एक्सट्रेशंस ऑफ टॉक्सिन्स, यानी कि हम लोग टॉक्सिन्स को एक्सक्रीट आउट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। आगे हम देखेंगे इसका डोज एडल्ट में क्या करता है, 0.25 से लेकर के 1 ग्राम पर केजी इसका डोज होता है। इतना आप डोजिंग कर सकते हैं विदिन द 30 से 60 मिनट स्लोली, यानी स्लोली इसको इंजेक्ट करना है। इसका कैलकुलेशन भी अगर जानना चाहते हैं तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करते हैं। मान के चलिए अगर आपका वजन कितना है, मान के चलिए आपका वजन, अगर मेरा वजन अभी है 74 अगर है तो 74 में कितना से मल्टीपल करेंगे, तो 0.25 से करेंगे। क्यों कि हम लोग एक पे नहीं जाएंगे, एक पर मिनिमम को हमेशा पहले कंसीडर करना होता है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना पर ये जाएगा, तो 25 चौके 100, यहाँ पर हो गया 100, कितना 10 हमारे पास क्या बचा है, रिमाइंडर बच गया। और इसको फिर इससे मल्टीपल करते हैं हम, 25 को 7 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो
175 होगा और इसमें 10 जोड़ेंगे तो 185 होगा। इसमें कितना 1 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, यानी कि हमारे को कितना जरूरत पड़ेगा तो 18 ग्राम का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन सा ग्रुप में जाना है, यानी कि यहाँ पर हमको देख लेना है 18 पड़ेगा तो मेनिटोल 2 वो की यूज हो सकता है 100 ml वाला, या हमको मिनिमम डोज हम 1 तो 15 ग्राम वाला कर सकते हैं, यानी 15% का जो 15 ग्राम 100 ml में आता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं है। चलिए आगे इसका समझते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड्स। इसका स्टेबलाइज्ड एन्यूरिया ड्यू टू सीवियर रेनल डिजीज, यानी कि एन्यूरिया मतलब क्या हुआ कि जब बिल्कुल क्या हुआ यूरिन नहीं आ रहा है। जब यूरिन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एन्यूरिया हो गया, तो उस टाइम में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है कि जब हम देखते हैं कि यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा है, 24 घंटा के अंदर में मात्र अगर 100 ml तक यूरिन आया है तो समझ लीजिए क्या है, किडनी में इसका सीवियर डिजीज कोई है, तो उस टाइम में हम लोग नहीं देंगे, मेनिटोल को अवॉइड करेंगे। ये मत समझिएगा कि बिल्कुल बॉडी में इसका फ्लूइड्स बन गया है, बाहर नहीं रिटेन हो रहा है, तो उस टाइम में ये आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद हमेशा रखना है। उसके बाद पल्मोनरी कंजक्टिव एंड फ्रेंक्स पल्मोनरी इडीमा, इन सब में आपको नहीं करना है। एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, जब इंटरनल ब्लीडिंग एक्टिव रहेगा तो उस टाइम में आपको अवॉइड इसका करना है। सीवियर डिहाइड्रेशन, जब सीवियर डिहाइड्रेशन रहेगा तो उस टाइम में इसको अवॉइड करके चलना। हाइपर सेंसिटिविटी टू मेनिटोल, यानी मेनिटोल क्या होता है, इससे हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड आगे उसको देखेंगे हम लोग हाइपोटोनिक्स में। हाइपोटोनिक्स में आपको दिख जाएगा 0.45% नॉर्मल सलाइन, ये आपको हाइपोटोनिक्स में आ जाएगा। 0 यानी कि 0.45% से जो भी कम रहेगा NS में, वो सारा कितना किस में जाएगा तो हाइपोटोनिक्स में जाएगा। ये अभी आपको चल जाएगा। डेक्सट्रोस जो है 5% वहाँ था, ये कितना है 2.5% है, ये भी हाइपोटोनिक्स में चला जाएगा। इसका यूज इन केस ऑफ सेल्यूलर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायबिटिक्स केटोएसिडोसिस ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, यानी कि हाइपर जब नेट्रीमिया हो जाता है उस टाइम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। चलिए ऑलवेज यूज IV बोतल विदिन द 24 आवर्स, यानी कोई भी अगर IV बोतल्स को यूज कर रहे हैं, NS हो RL हो कोई भी IV बोतल्स हो, 24 आवर्स से पहले उसको क्या करना है, चेंज कर देना है। 24 आवर्स के बाद उसका यूज नहीं करना। एक बार अगर यूज स्टार्ट कर दिए हैं तो ये 24 आवर्स से पहले इसको खत्म कर देना है। आई होप ये वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा कि ये वीडियो समझ में आ गया। अगर और कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आपको ज़रूरत, आपको नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फ्यूचर वीडियो में हम जरूर ले करके आएंगे। एंड अगर अब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।